नमस्कार, सुप्रभात। द बिहार टीचर्स सिस्टम मेकर्स के मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा कार्यक्रम में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मैं डॉक्टर अर्चना रॉय फिर से उपस्थित हूँ अपनी कविता कक्षा में 13वां अध्याय गांव का घर शीर्षक कविता के भावार्थ के साथ। पिछले वीडियो में हम लोग गांव का घर शीर्षक कविता के कवि ज्ञानेंद्रपति के जीवनी के बारे में देखे थे, अर्थात कवि परिचय हमने पढ़ा था, उसकी जानकारी हासिल की थी। और इस वीडियो में हम लोग गांव का घर शीर्षक कविता के भावार्थ को देखेंगे। मैं जैसा कि पहले ही बताई कि इसमें क्या है, मुख्य रूप से जो लोक संस्कृति है उसके डूबने के कारण कवि को करुणा मिश्रित रोष हो रहा है, गुस्सा आ रहा है और उसको एक व्यंग्यात्मक कविता के रूप में उन्होंने लिखा है। कविता गांव का घर, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि किसी के गांव का घर कैसा होता था, अर्थात कवि के गांव का घर कैसा था, उसका इन्होंने इस कविता में वर्णन किया है। ये कवि जब रहने लगे शहरों में तो इनको गांव की बहुत याद आने लगी और जो सभ्यता संस्कृति अब विलुप्त हो रही है उसके प्रति जो हुआ इनको बहुत करुणा हो रहा है कि क्यों विलुप्त हो रही है, क्यों नहीं बचाया जा रहा है, और साथ में रोष भी प्रकट कर रहे हैं। तो कविता की लाइन्स देखिए, आप लोग किताब में देख लीजिएगा। कविता लंबी है तो इसको हम लोग दो पार्ट में करेंगे। पहले पार्ट में कुछ पोर्शन को करेंगे, बाकी का जो बचेगा पोर्शन उसको हम लोग अगले उसमें करेंगे। तो देखिए कविता का लाइन यह है, गांव के घर के अंतःपुर की वह चौखट, टिकुली साटने के लिए सहजन के पेड़ से छुड़ाई गई गोंद का गेह वह सीमा। कह रहे हैं कि गांव के घर के अंतःपुर, अंतःपुर का मतलब क्या होता है? अंतःपुर का मतलब होता है घर के अंदर का वह हिस्सा जिसमें बहुएं, नई नवेली, दुल्हन और जो मतलब औरतें रहा करती है उसको अंतःपुर कहा जाता है। तो इन्होंने उसी चीज़ को याद किया है कि अंतःपुर मतलब घर के अंदर के पहले जो चौखट पड़ता था उस पर पुराने ज़माने में क्या होता है कि सहजन का गोंद निकाल के चिपकाया रहता था और उसी गोंद को जो औरतें होती थी, जो स्त्रियां घर की होती थी, तो वो बिंदी में लगा के और चिपका लेती थी। आजकल ये नहीं है, आजकल गोंद बिंदी के साथ ही रहता है और उखाड़ के लोग लगा लेते हैं। लेकिन ये चूँकि कविता गांव का घर है और प्राचीन कविता है तो प्राचीन समय में जो व्यवस्था थी उसी का वर्णन कवि ने अपनी इस कविता में किया है। देखिए वही लिखा है इन्होंने कि जहाँ स्त्रियाँ रहती हैं, बहुएं रहती थी, उनके बाहर के चौखट पे सहजन एक पेड़ होता है, उसमें गोंद रहता है, उसको निकाल के उस दरवाजे पे चौखट पे चिपकाया रहता है। चौखट अर्थात जिसमें दरवाजे का फ्रेम लगता है, दीवार जिसको कहते हैं, वो जिसमें लगा होता है वो चौखट कहलाता है। तो उसमें चिपका रहता था, वह सीमा थी, उसके अंदर जल्दी कोई नहीं घुसता था। जो भी बड़े बुजुर्ग आते थे सब उसके बाहर ही रुकते थे और फिर आते थे तो एक आवाज़ लगा के आते थे, एक मतलब खटकाने की छीन या कुछ इस तरह के आवाज़ के साथ आते थे जिससे कि जो अंतःपुर में बहुएं हों या स्त्रियां हों वो संभल जाए, जैसे तैसे हैं तो वो अपने मर्यादा में आ जाए। जिसके भीतर आने से पहले खास कर आना पड़ता था बुजुर्गों को, खराऊ खटकानी पड़ती थी खबरदार की, और प्रायः तो इसके उधर ही रुकना पड़ता था, एक अदृश्य पर्दे के पार से पुकारना पड़ता था किसी को बगैर नाम लिए। जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि कोई बड़े बुजुर्ग लोग जब आते थे या घर के मुखिया आते थे तो बाहर से ही क्या करते थे, अपनी खराऊ खटखटाते थे या किसी न किसी का नाम लेके पुकारते थे और वहाँ पे रुक जाया करते थे। आजकल की तरह वर्तमान में जो समय चल रहा है उसमें पर्दा लगाने की प्रथा है, तो प्राचीन काल में बिना पर्दे के, अदृश्य पर्दे की मर्यादा का पालन किया जाता था। पर्दा नहीं लगा होता था, फिर भी जो बड़े बुजुर्ग थे वो क्या करते थे, उसी साइड रुक जाते थे या आगमन की सूचना देते थे कि मैं आ रहा हूँ, या किसी का नाम लेके बुलाए या खराऊ खटखटाए, इस तरह की प्रथा थी। मतलब बिना पर्दे के एक अदृश्य पर्दे का जो संस्कार होता है, का जो कल्चर होता है, की गरिमा जो होती है, उसको पुराने ज़माने में लोग फॉलो किया करते थे, माना करते थे, अपने आप में उतारा करते थे।
जिसकी तर्जनी की नोक धारण किए रहती थी सारे काम, सहज संख के चिन्ह की तरह गांव के घर की उस चौखट के बगल में गेरू लिपि भीत पर दूध डूबे अंगूठे के छापे, उठाना दूध लाने वाले बूढ़े ग्वाल दादा के, हमारे बचपन के भाल पर दुग्ध तिलक, महीने के अंत में गिने जाते एक एक कर। वो जो चौखट होता था उसके बगल में मिट्टी का घर बना होता था, तो गेरुआ कलर से लिपा होता था, उसकी लिपाई की जाती थी, अर्थात उसको चिकना किया जाता था। और जो दूध देने वाले ग्वाले दादा आते थे, ग्वाला दादा क्या करता था, दूध पहले दे दिया, फिर अंगूठे को दूध में डुबो के उस पर एक बार से लगा देते थे, तो ये चिन्ह हो जाता था, डेली का उस पर प्रतिदिन का चिन्ह होता था। और महीने के अंत में उसी चिन्ह को गिनती करके फिर पैसे का हिसाब किया जाता था। ऐसा क्यों करते थे ग्वाले जो दादा थे, वो क्यों करते थे ऐसे, या घर के जो लोग थे वो ऐसा इसलिए करते थे कि प्राचीन काल में पढ़ने लिखने का इतना ज़्यादा चलन नहीं था, नोट करने के लिए कैलेंडर नहीं था, लिखने के लिए पेन का अभाव था, कलम नहीं थी, तो इसी वजह से यह एक तरीका अपनाया गया था कि एक हिसाब भी सही रहे। तो कवि को याद आता है कि वो जो अंगूठे से लगाया करते थे, दादा दूध देने वाले जो दादा आया करते थे, वो जो अंगूठे का चिन्ह लगाया करते थे, तो कवि को ऐसा लगता था कि वह दूध का जो है मस्तिष्क पे, मेरी मस्तिष्क पे ग्वाला दादा तिलक लगाया करते थे। कवि को ऐसी अनुभूति होती है, अर्थात वह अपने गांव के घर को याद करते हैं और उसकी मर्यादा, उसके बाद दूध वाले कैसे व्यवहार करते थे, फिर गांव का घर का किस तरह का होता था, किस तरह से पुराने ज़माने में हिसाब रखा जाता था, इन सब बातों की चर्चा ये इस कविता में किए हैं, क्योंकि ये प्राचीन काल के गांव के घर को याद कर रहे हैं कवि। तो इस कविता में, इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी जो बचा पार्ट है उसको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। मिलते हैं फिर अगले हिस्से के साथ दूसरे वीडियो में।